कहने को तो दोनों बाइक रिट्रो बाइक हैं, लेकिन दोनों का पावर एंड कंफर्ट क्या होने वाला है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है यामा की तरफ से आने वाली यामा की FZ-X एंड ये है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350 एंड दोनों ही बाइक रिट्रो हैं और दोनों हमारे साथ लॉन्ग राइड पे जा चुकी हैं। तो दोनों का जो कंफर्ट है एंड दोनों का जो माइलेज एंड फ्यूल कैपेसिटी और रोड परफॉर्मेंस कैसा है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं JR राइड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट पॉपुलर बाइक अपनी रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350, जो आपने रोड पर काफ़ी ज़्यादा देखी होगी, क्योंकि ये बाइक चाहे 2025 की आपने देखी हो, 2026 में अगर आप ये सबसे ज़्यादा इस रोड पर देख रहे हो तो वो है इसकी परफॉर्मेंस एंड इसका पावर टॉर्क। एंड अब बात करें इसकी, ये भी अब काफ़ी ज़्यादा फीचर के साथ में मार्केट में आ रही है। तो दोनों के आज आपको कंपेरिजन वीडियो देने वाला हूं और दोनों की वीडियो बताने वाला हूं कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बाकी आपको मैं अपना एक लास्ट ओपिनियन दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हंटर 350 के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि इसमें 20.21 bhp की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब वहीं अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको 12.4 bhp की पावर एंड 13.3 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये 150 cc में आती है एंड ये 350 cc में आती है। तो दोनों में पावर एंड सीसी काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये क्रूजर बाइक में आती है, तो आप समझ सकते हो कि इसको आप जितना ज़्यादा क्रूज करते हो एंड जितना इस बाइक को भगाने की कोशिश करते हो, ये उतना ही ज़्यादा आपको रोड पे एक जो फील है वो देती है। बट बात करें इसकी 150 cc की, तो आप जैसे ही मैं इस बाइक को चलाता हूँ 100 के आसपास में चलाता हूँ, 100 से ऊपर जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस होता है, क्योंकि 90-95 के आसपास तो थोड़ा सा ठीक से चला लेते हैं, लेकिन 100 से ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो इस बीच में थोड़ा सा लगता है कि गाड़ी को फोर्स लगाना पड़ रहा है। एंड अब बात करते हैं दोनों के फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट में आपको देख रहे हो कि इसमें भी राउंड में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, उसमें स्प्लिट डिज़ाइन में आपको उसका जो लाइट है वो देखने को मिल जाती है। दोनों की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जो विंडशील्ड है, जो वाइजर आप देख रहे हो इसमें, वही मैंने अपनी बाइक में लगा रखा है। तो आप देख सकते हो कि इससे ज़्यादा थोड़ी सी हमें ये, अगर आप मोटोव्लॉग बनाते हो तो आपको एयर का जो थोड़ा प्रेशर है जो आप मोटोव्लॉग में आपको सुन पाते होगे, एक जो विंड ब्लास्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एयर जो है वो कट जाती है, जो कि जैसा कि आप मेरी बाइक में भी देख रहे हो। और अब बात कर लेते हैं दोनों के सस्पेंशन के बारे में। दोनों में ही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बात करें अब टायर सेक्शन की, तो मैं इसका आपको साइज़ बता देता हूँ। इसका टायर का जो साइज़ है यानी हंटर 350 का 110-70-17 का टायर सेक्शन रहने वाला है। 300 Nm की इसमें डिस्प्ले ABS के साथ में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि डुअल चैनल ABS के साथ में आती है एंड इसमें डुअल पिस्टन कैलिपर भी देखने को मिल जाते हैं। और बात करें अब यामा की अपनी FZ-X के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको इसका जो टायर का साइज़ है 100-80-17 यानी 110 का है, उसमें इसमें 100 का है, 100-80-17 का 270 Nm की डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाती है। डुअल पिस्टन वाइब्रेट के कैलिपर देखने को मिल जाते हैं और सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है, तो सेफ्टी इसमें भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। अब बात करें इंडिकेटर्स के बारे में, इसमें भी हैलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं इसमें भी। एंड जो लेटेस्ट मॉडल आ रखा है यामा की तरफ से LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं रियर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे जो यामा की FZ-X है, इसका जो टायर सेक्शन है 140-60-17 का। एंड बात करें हंटर 350 की, तो इसमें आपको 140-70-17 का जो टायर सेक्शन है वो देखने को मिल जाता है। वहीं पे इसकी जो रियर डिस्प्लेट है वो 220 mm की आती है, इसमें 270 mm की देखने को मिल जाती है। दोनों ही बाइक में पीछे सिंगल पिस्टन कैलिपर यूज किए गए हैं डिस्क ब्रेक के साथ में। अब बात करें रियर सस्पेंशन के बारे में, इसमें आपको डुअल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं एंड इसमें आपको सिंगल मोनोशॉकर देखने को मिल जाता है, 7 स्टेप एडजस्टेबल, दोनों में ही 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और मैं बात करूँ इसके मीटर कंसोल को लेकर, तो इसमें आपको डिजिटल एंड एनालॉग दोनों मीटर देखने को मिल जाते हैं। जो इसका स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है एंड बाकी इसमें सब डिजिटल मिल जाता है। ट्रिप डिजिटल मिल जाती है एंड कॉल SMS अलर्ट मिल जाता है। और साइड में इसके एक छोटा सा मीटर भी देखने को मिलता है जो नेविगेट में काम आता है, जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए। एंड बात करें इसके मीटर के, तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर तो मिल जाता है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट बात करें इसमें ना तो गियर इंडिकेटर देखने को मिलता है, इसमें ओनली 2 ट्रिप मिल जाती हैं। और रही बात दोनों की ट्रिप F की, वो तभी ऑन होती है जब आपकी बाइक है रिजर्व पे आ जाती है। बट इस बाइक में आपको कोई भी नेविगेशन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। और अभी जो इसका लेटेस्ट मॉडल आ रखा है, शायद उसमें ये फीचर्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। तो अगर आप 2026 में भी अगर कोई सी इन दोनों में से कोई सी एक बाइक को लेना चाहते हो तो लेटेस्ट मॉडल आप बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बैक लाइट के बारे में। तो बैक में आपको हंटर 350 है, इसमें LED लाइट्स देखने को मिल जाती है। एंड बात करें अपनी यामा की FZ-X के बारे में, इसमें भी आपको LED लाइट देखने को मिल जाती है। इसमें राउंड शेप में मिल जाती है एंड इसमें रेक्टेंगुलर डिज़ाइन में आपको इसमें यामा FZ-X में बैकलाइट देखने को मिल जाती है।
और भाई अगर मैं बात करूँ फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, इसमें आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जबकि देखने में छोटा लग रहा है लेकिन जो कैपेसिटी है 13 लीटर की है। वहीं बात करें हम यामाहा एफजेड एक्स की, देखने में तो काफ़ी वाइड लगता है लेकिन जो इसकी फ्यूल की कैपेसिटी है वो 10 लीटर की है, तो इसमें काफ़ी अंतर है। बट वहीं अगर हम बात करें दोनों बाइकों के माइलेज के बारे में, तो इसका 36 से 38 के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड इस बाइक का यानी एफजेड एक्स का आपको 50 से 55 तक का अराउंड आपको ये माइलेज देखने को मिल जाता है। बात करें गियर ट्रांसमिशन की, तो दोनों ही बाइकों में आपके 5 यानी इसमें भी 5 गियर देखने को मिल जाते हैं और इसमें भी 5 गियर देखने को मिल जाते हैं। और बात कर लेते हैं अब राइडिंग पोस्चर एंड सीटिंग पोजीशन एंड सीटिंग कुशनिंग की। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ हंटर 350 की। तो जैसे कि मैंने पिछली लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा कि राइडिंग पोस्चर एंड सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, आप फैमिली के हिसाब से भी इसको आराम से ले सकते हो। एंड हमारे भाई ने इसमें हैंडल बार राइजर लगा रखे हैं, तो इसकी वजह से आप इसमें ज़्यादा कंफर्ट देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से भी इस बाइक को चलाना चाहते हो तो आप बड़े इजीली 300 से 400 किलोमीटर भी अगर डेली भी चलाते हो या 500-600 किलोमीटर चलाते हो तो भी कोई भी आपके बैक पेन या शोल्डर पेन नहीं होंगे। एंड वहीं अगर बात करूँ मैं अपनी यामाहा एफजेड एक्स के बारे में, जैसा कि मैं आपको बोलते ही रहता हूँ, तो इसका भी जो राइड कंफर्ट सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है, इसको भी आप फैमिली के सब पर्पज से ले सकते हो। और बात करें इसके हैंडलिंग पोजीशन की, तो इसमें कोई भी हैंडल बार राइजर नहीं लगाया गया है, बट इसका जो हैंडल बार है वो अपने हंटर 350 से काफ़ी थोड़ा वाइड लगता है। जब मैं हंटर 350 का राइड रिव्यू दे रहा था मैंने आपको बताया था कि हैंडल थोड़ा नैरो है, तो वहीं पे अपनी यामाहा एफजेड का थोड़ा सा आपको वाइड देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से शायद आप और भी ज़्यादा थोड़ा कंफर्ट हो जाते हो हैंडल की तरफ से, लेकिन कंफर्ट दोनों का लगभग सेम ही है। अब मैं बात करूँ दोनों की सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो हंटर 350 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का एंड सैडल हाइट इसकी मिल जाती है 790 mm की। और वहीं अगर बात करें हम अपनी यामाहा एफजेड एक्स के बारे में, तो इसकी भी सीट हाइट आपको मिल जाती है 790 mm की, जो कि लगभग दोनों की सेम ही है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसका 5 mm ज़्यादा मिल जाता है, यानी 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं अब दोनों के प्राइस के बारे में, तो इसका 2 लाख ऑन रोड प्राइस होने वाला है 2,05,000 के आसपास, एंड इस बाइक का 1,65,000 के आसपास को प्राइस देखने को मिल जाएगा। और जो इसका लेटेस्ट मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर के साथ में आ रखा है, तो आप इसको भी आराम से बाय कर सकते हो। और बात कर लेते हैं दोनों के कंफर्ट के हिसाब से, और आप डेली कम्यूट करना चाहते हो या वीकली राइड करना चाहते हो तो आप दोनों ये बाइक दोनों ही पर्पस से आप ले सकते हो, जबकि दोनों बाइक रेट्रो बाइक हैं। तो अगर आपको अपनी पॉकेट पे ज़्यादा फर्क नहीं डालना है, ज़्यादा असर नहीं डालना है, तो आप इस बाइक को बाई कर सकते हो, जो कि आपको 50 से 55 के आसपास माइलेज दे देती है। एंड अगर आपके सैलरी ठीक ठाक है, बढ़िया है, और आप इस बाइक को कम्यूट करना चाहते हो तो आप इस बाइक को भी ले सकते हो, जिसका 36 के आसपास माइलेज आपको देने को मिल जाएगा। दोनों ही रेट्रो बाइक है तो आप समझ सकते हो लगभग लुक तो थोड़ा सा भले सेम लग रहा हो, लेकिन इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है रोड पे। और यही रीजन है कि हंटर 350 आज के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा रोड पे देखने को मिल रही होगी। अगर कोई अभी भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, अगर आप बजट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, आराम से 2 लाख से नीचे अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो यामाहा की ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और आप 2 लाख से ऊपर अगर किसी बाइक पर जाना चाहते हो तो आपके लिए हंटर 350 बेस्ट हो सकती है। दोनों ही बाइक बढ़िया है, दोनों ही बाइक अपने अपने परफॉर्मेंस से जाने जाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में था ये दोनों का कंपैरिजन। अगर इसमें कोई छूट गया मुझसे तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरी तरीके से आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और आपके दोस्त के पास ही इन दोनों में से कोई बाइक है तो उसको शेयर जरूर करना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, बाय, सेफ राइडिंग, वियर हेलमेट।